अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। दोनों तेलुगु रियासतों में एमएलसी पोलिंग का पुरअमन इनेकाद, 3 मार्च को होगा नताइज का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एचसीएल टेक के नए कैंपस का हैदराबाद में किया इफ्तिताह। कहा, तेलंगाना राइजिंग को कोई नहीं रोक सकता। इमार प्रॉपर्टीज के नुमाइंदों ने की सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात। ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट से मुताल्लिक तनाज़ात को हल करने सीएम से की नुमाइंदगी। यकुम मार्च को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की 67वीं यौम तासीस दारुसलाम वाक़े आगापुरा में मुनक्किद किया जाएगा अज़ीमुश्शान जलसा। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के थ्योरी इम्तहानात का 5 से 25 मार्च तक इनेकाद। फर्स्ट ईयर के इम्तहानात का 5 मार्च और सेकेंड ईयर के इम्तहानात का होगा 6 मार्च से आगाज़। और अब खबरों की तफसील। तेलुगु रियासतों में एमएलसी पोलिंग पुरअमन तरीके से खत्म हो गई। दोनों रियासतों में 3-3 सीटों के लिए सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई और शाम 4 बजे तक जारी रही। पोलिंग स्टेशनों पर कतारों में खड़े लोगों को पोलिंग के एहलकारों ने शाम 4 बजे तक वोट डालने की इजाज़त दी। करीमनगर, मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद ग्रेजुएट एमएलसी सीट के लिए 40.61%, इन्हीं अजला में मुनक्किद होने वाली टीचर्स एमएलसी सीट के लिए 63.4%, वरंगल, नलगुंडा, खम्मम टीचर एमएलसी सीट के लिए 76.35% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। एपी में 2 ग्रेजुएट और 1 टीचर एमएलसी सीटों के लिए पोलिंग हुई। अब 3 मार्च को नताइज का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने केआरसी कॉमर्स जोन माधवपुर में एचसीएल टेक के आरसी कैंपस की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया था जब उन्होंने कहा था कि वो रियासत को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाएंगे, लेकिन दावोस की सरमायाकारी के बाद ये साबित हो गया है कि तेलंगाना राइजिंग को रोका नहीं जा सकता। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना और शहर हैदराबाद मुल्क में सबसे तेजी से तरक्की कर रहे हैं। Every day these days I'm either signing new MOUs with multinational and big corporations come to Hyderabad, or we are inaugurating new facilities of MOUs we signed last year. Today Hyderabad and Telangana are the fastest growing city and state in the entire country. In just over 1 year, I am proud to share we have received highest investments in Telangana, both domestic and foreign. We have made it the #1 in job creations. We have highest AI adoption and lowest inflation. When I first said I will make Telangana $1 trillion GDP state, some people said it was not possible. Now, after 2 trips to Davos, where we signed 40,000 crores and 1.78 lakh crores MOUs, every 1 year, everyone is saying yes, Telangana raising cannot be stopped. When I said my competition for Hyderabad is not with Mumbai, Delhi, Chennai, Bangalore, some people said it was very big dream. Now, when we made Hyderabad #1 in EV adoption, when we are transforming our state into hub for data centers, green energy, for life sciences, for biotech, for skills, for manufacturing, for agri-processing, people say, yes, Hyderabad is not unstoppable.
When I first said Telangana rising, some people were not sure. Now whole world agrees. When I first said Hyderabad rising, some people were in doubt. Now the whole world agrees. We welcome Amgen, one of the world's largest life sciences company. A few days ago, we conducted BioAsia, one of the world's finest conferences, and today we are here at HCL. As a global company, HCL Tech has made India proud. It operates in 60 countries and more than 2.2 lakh people. You create world-class offerings in digital, engineering, cloud, and AI across many verticals. Since you first arrived in Hyderabad in 2007, you have grown bigger. Today, with this world-class facility at KRC, with nearly 5,000 people in 3.2 lakh square feet area, HCL Tech will do great things in Hyderabad, just like Telangana government. Thank you. HCL टेक के आरसी कैंपस की इफ्तिताई तकरीब में शरीक होने वाले रियासती वज़ीर IT और सनत श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रियासत को 1 ट्रिलियन की मईशत में तब्दील करने की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों में हुनर पैदा करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए सीएम रेवंत रेड्डी ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी कायम की है। उन्होंने कहा कि ये नया कैंपस गेम चेंजर होगा, जिससे 5000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी और IT सेक्टर में लीडर के तौर पर तेलंगाना की पोजीशन मुस्तहकम होगी। वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत जदीद डोमेन्स में सरमायाकारी करने वाले सनतकारों की मुकम्मल हिमायत करेगी। I'm very excited now to see that HCL, which started their operations in 2007, have grown quite extensively over here in Hyderabad. And we are proud to say that, and we just heard Mr. Vijay Kumar and Mr. Pawan telling their experiences, how the ecosystem over here over a period of 2 decades has helped them to come up with the new tools and techniques and the products which are relevant to the existing competitive industries. And when they've been mentioning about the advent of AI engineering services coming into play, especially in HCL Hyderabad. And it was interesting to know that the journey in AI started, that too within this part of the globe, that to Hyderabad, and we are proud of our, highly skilled force who made it possible. And I'm also pleased to know that there are about 15 patents which have come from here. It's not a joke, and from 2017 till now is one phase, and I would agree to Mr. Vijay Kumar Garu. Now the real transformatory stage has come all over the globe. All these years, I'm very fortunate to say that when 1992, our government took the advantage when the advent of IT took place. And in 1992, it's our government, I could like to say that our Congress government started the innings of information technology, laying the foundation stone for the software technology park. And if you have seen in 2007, you are the true witness. We encouraged many companies from all over the globe to come, coexist with us, collaborate with us, and see that, the best of the talent available here will be helpful for them, vice versa. It will be helpful for our state. Especially in the recent GCC National Convention, I was just putting forward our vision that all these GCCs, as enshrined by you, we are also telling that there should be no global capability centers. Now they should upgrade as global value centers for tomorrow. And this is our vision. We'll make it possible with the best talent resource what is available right now. We took a step forward in trying to invite the leaders from the quantum computing to have a center of excellence here. And recently we have entered into agreement with the Quantum Basil of Switzerland company to have
a center over here which will be acting as a center of excellence for the state of Telangana, as well as to the players who would like to take a sneak or to grow in for innovation in terms of quantum computing too. So this is our vision to make our Chief Minister's vision of 1 trillion economy possible. And we know that the dream of 1 trillion economy is not a small job, but still we have our dream and we will work for it and we will strive for it. Now that the HCL has come, and that too in this global activity for sustainability, and hosting this in the green building of 5,000 people, it reflects that your commitment and your conviction for a greener and peaceful environment. I congratulate for taking the very innovative step of putting all these employees in the green. ईमार प्रॉपर्टीज ने अपने ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट से मुतालिक तनाज़ात को हल करने के लिए तेलंगाना हुकूमत से रुजू किया। जुमेरात को रियासती सेक्रेटेरिएट में ईमार के नुमाइंदों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर सनत श्रीधर बाबू से मुलाकात की। ईमार के बानी और मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अलब्बार, हिंदुस्तान में मुत्तहिदा अरब इमारत के साबिक सफ़ीर और ईमार ग्रुप के CEO अमित जैन, रियासती हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर ओहदेदारों ने CM रेवंत रेड्डी को तमाम कानूनी मामलात बशमूल तफ्तीश, चार्जशीट और अदालती मामलात से आगाह किया। CM ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो कोई भी फैसला करने से पहले मुआहदे के तमाम दस्तावेजात, अदालती केस की तफसीलात और मरकजी हुकूमत की सिफारिशात की अच्छी तरह जांच करें। वहीं ईमार के नुमाइंदों ने तनाज़ात का मुतालिया करने और उसे खुश असलूबी से हल करने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत की मंजूरी के साथ एक कानूनी एजेंसी कायम करने की तजवीज़ पेश की, जिस पर वज़ीर आला ने उनकी तजवीज़ की मंजूरी दी और कहा कि हुकूमती कमेटी मज़ीद बातचीत और सिफारिशात के लिए उनसे बात करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी 1 मार्च को अपनी 67वीं यौम तासीस मनाएगी। मजलिस पार्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस ज़िमन में बताया कि 1 मार्च को दारुस्सलाम वाक़िआ आगापुरा में अज़ीमुशान जलसा मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का खुसूसी खिताब होगा। उन्होंने अराकीन असेंबली व काउंसिल, कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर व मोतमदीन और कारकुनान को इस तकरीब में शिरकत की ख्वाहिश की। उन्होंने मुल्क में जहाँ जहाँ मजलिस के दफातर कायम हैं वहाँ के ज़िम्मेदारान से अपील की कि वो उस दिन परचम कुशाई अंजाम दें और तकारीब मुनक़्क़िद करते हुए मजलिस पार्टी की तारीख़ बयान करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 66 साल की तकमील की मसरत में अज़ीमुशान जलसे आम दारुस्सलाम में बतारीख़ 1 मार्च मुनक़्क़िद होगा। ठीक 10:30 बजे रस्म परचम कुशाई बदस्त मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट अंजाम पाएंगे। बाद अदा हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुक़र्रना मजलिस पार्टी का तफसीली खिताब होगा और आखिर में मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट का खुसूसी खिताब होगा। आमियतुल मुस्लिमीन से अराकीन असम्बली, साबिक़ अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया, साबिक़ अराकीन बल्दिया, सुदूर मोतमदीन, कारकुनान मजालिस इब्तदाई व मुहिब्बान मजलिस से इस अज़ीमुशान जलसे में कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की जाती है। ये वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि हर साल हम 2 मार्च को ये अय्याम मनाते हैं। चूँकि 2 मार्च को एक कुम रमज़ान है, इसलिए एक दिन कबल ये यौम मनाया जा रहा है। इसलिए हमारे रियासत और बैरून रियासत के जहाँ जहाँ मजलिस के शाखे हैं, तमाम मजलिस अहबाब को हिदायत दी जाती है कि वो 1 मार्च को अय्याम मजलिस की तकारीब मनाएं, मजलिस की तारीख़ से लोगों को वाकिफ़ कराए, परचम कुशाई अंजाम दे, पुरअमन तकारीब के ज़रिए लोगों के पास मजलिस सरगर्मियों के शऊर को बेजार कीजिए ताकि लोग जमात के और करीब आ सके। शुक्रिया। तेलंगाना रियासत में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज़ 5 मार्च से होने जा रहा है। इंटरमीडिएट बोर्ड के सेक्रेटरी के मुताबिक फर्स्ट ईयर के थ्योरी इम्तिहानात 5 मार्च से 25 मार्च तक सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुनक़्क़िद होंगे, जबकि सेकेंड ईयर के इम्तिहानात का आगाज़ 6 मार्च से होगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने पहले ही टाइम टेबल का ऐलान कर दिया था। BRS MLC के कविता ने कहा है कि CM रेवंत रेड्डी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर काम कर रहे हैं।
वो आरएसएस के वज़ीर आला के तौर पर काम कर रहे हैं। एमएलसी कविता ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की और कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी बीजेपी के साथ हैं। अनुमुला रेवंत रेड्डी तकब्बुर और खानदानी हुक्मरानी का केयर ऑफ एड्रेस बन चुके हैं। बीजेपी लीडरान कांग्रेस हुकूमत की हिफाजत कर रहे हैं। जब हम हक़ाइक़ को जाहिर करते हैं तो बीजेपी लीडर हम पर तनकीद करते हैं। कविता ने मजीद कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मुफाहिमत है। बीजेपी और कांग्रेस की दोस्ती खुलकर सामने आ गई है। कविता ने कहा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद रेवंत रेड्डी केसीआर और केटीआर के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की बात कर रहे हैं। कविता ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि सीएम के पास कल्वाकुंटला खानदान और बीआरएस पार्टी को निशाना बनाने के अलावा कोई दूसरा ख्याल नहीं है। ఇదే మాటలు మాట్లాడుతున్నారు, లేనిపోని విషయాలు ఎక్కడెక్కడియో తీసుకొచ్చి మాకు అంటబెడతా ఉన్నారు. అంటే కల్వకుంట్ల కుటుంబం మీద టార్గెట్ తప్ప, బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద టార్గెట్ తప్ప ఇంకో ఆలోచన కనబడతలేదు. మా కల్వకుంట్ల కుటుంబం అంటే కట్టుబాట్లతో ఉండేటటువంటి కుటుంబం. ఎప్పుడు కూడా మేము లైన్ దాటలేదు. నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు, ప్రజాప్రతినిధిగా ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా మా జిల్లాలో మా ఎమ్మెల్యేలు కాదని నేను మా జిల్లాకు పోలేదు. ఎప్పుడు కూడా ప్రోటోకాల్ వైలేషన్ చేయలేదు. ఇవాళ ఏం జరుగుతుందండి ఈ రాష్ట్రంలో? నిన్న ప్రధానమంత్రి గారిని కలిసి వచ్చినాక ముఖ్యమంత్రి గారు బాహాటంగా ప్రకటించారు, ఎస్ మా అన్న తిరుపతి రెడ్డి నా కాన్స్టిట్యున్సీ చూసుకుంటారని. మంచిది, కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్గా ఆయన చూసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. కానీ కలెక్టర్ గారు ఎందుకు ఆయనకు ఎదురెళ్ళి స్వాగతం చెప్పాలి? ఎందుకు అఫీషియల్ మీటింగ్లలో కూర్చోవాలి? అఫీషియల్ రివ్యూలలో కూర్చోవాలి? మరి ఇది రాజ్యాంగేతర శక్తుల్ని మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టు కాదా? అంటే యనుమల కుటుంబం అయితే ఒక న్యాయం ఉంటుంది, కల్వకుంట్ల కుటుంబాన్ని మాత్రం మీరు అడ్డగోలు గట్టిపడతాట అనొచ్చా? మేము అట్లా కట్టుదప్ప ఎప్పుడైనా వ్యవహారం చేసినామా? అఫీషియల్గా ఎన్నిక కానటువంటి వ్యక్తి మా కుటుంబంలో ఎవరైనా ఎక్కడన్నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినటువంటి విషయం మీరు చూసినరా? ఇవాళ మీరు చూస్తున్నారు ఏం జరుగుతుందో. ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు కదా, మొత్తం వాళ్ళ టోటల్ బ్రదర్స్ అందరూ, ఒకరికి బుగ్గకారు వస్తుంది, ఒకరికి కలెక్టర్ వచ్చి ఎదురుగా స్వాగతం చెప్తాడు. ఇక ఆ లిస్ట్ నేను చదవదలుచుకోలే, అంత పర్సనల్గా నేను ఎప్పుడు మాట్లాడలే. కానీ వాళ్ళ మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడితే కొన్ని వారి అనుంగు పత్రికలు ఉన్నాయండి. ఇది హెడ్లైను. ఇది ఏం హెడ్లైన్? ఎవరికైనా వనుకొచ్చే హెడ్లైనా? దీనికి ఏమైనా ప్రూఫ్ ఉందా? దీనికి ఏమైనా మ్యాటర్ ఉందా? ఏంది ఈ హెడ్లైన్? ఏంది అంటే అల్టిమేట్గా ఏం చేయదలుచుకున్నారు మీరు? తెలంగాణ ప్రజలకు రక్షణ కవచంగా ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఇబ్బంది పెట్టాలి, కేసీఆర్ గారి కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలి. ఇది ఏం హెడ్లైన్ అసలు? ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పిండ్రా? చిట్ చాట్లో ఏదో ఆయన సాటుమాటుగా మాట్లాడిండు. మాట్లాడితే ఒక పత్రిక, ప్రధాన పత్రిక హెడ్లైన్స్లో వస్తుందంటే దీని వెనుక ఉన్న కుట్రను దయచేసి తెలంగాణ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ పత్రిక ఎవరిది? నిన్న ఆయన కలిసినటువంటి మోడీ గారు ఎవరు పార్ట్నర్గా ఉన్నారు? కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో ఎవరు అధికారాన్ని పంచుకుంటున్నారు? పక్క రాష్ట్రంలో ఈ పత్రిక సంగతి ఏంది? ఇవన్నీ కూడా దయచేసి తెలంగాణ బిడ్డలు ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇటువంటి కుట్రలు ఇంకా పెద్ద ఎత్తున సాగుతాయి. ముందు వాళ్ళు చాలా ప్రయత్నాలు ఇదివరకే చేసిండ్రు, ఇంకా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆ ప్రయత్నం చేస్తారు. కాబట్టి దయచేసి తెలంగాణ ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలి. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि यह तेलंगाना के अवाम की बदकिस्मती है कि रेवंत रेड्डी जैसे शख्स को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। याद रहे कि रेवंत रेड्डी ने कल इल्ज़ाम लगाया था कि किशन रेड्डी प्रोजेक्टों पर रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने किशन रेड्डी पर हैदराबाद मेट्रो फेज 2 प्रोजेक्ट को मरकजी काबीना में जाने से रोकने का इल्ज़ाम लगाया। किशन रेड्डी ने इन इल्ज़ामात का जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी को ये साबित करने का चैलेंज किया कि उन्होंने किसी भी प्रोजेक्ट को रोका है। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत पॉलिसियों के मुताबिक काम करती है। తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అని నేను చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎన్నికలకు ముందు మా పార్టీ హామీ ఇచ్చిందా, ఆయన హామీ ఇచ్చాడా? హామీలు ఇచ్చేటప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వము, బీజేపీ ప్రభుత్వము, మోడీ గారు డబ్బులు ఇస్తేనే నేను డెవలప్మెంట్ చేస్తానని చెప్పాడా? లేకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం కన్సర్న్ తీసుకొని ప్రాజెక్టులు రూపకల్పన చేశాడా? ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రము ఈ రకంగా మరి బ్లాక్మెయిల్ టాక్టిక్స్ చేస్తే లేని విషయాన్ని ఉన్నట్లుగా నేను గత
అనేక సంవత్సరాలుగా తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ఒక్కొక్క ప్రాజెక్టు అవసరం ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రాజెక్టు విషయంలో కూడా నేను మోటివేట్ చేస్తూ ప్రభుత్వంతో మాట్లాడుతూ సంబంధించిన మంత్రులతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడుతూ గతంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉత్తరాలు రాస్తూ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నాను. ఈరోజు ఈయన మరి ఈ రకంగా బ్లాక్మెయిల్ ట్యాక్స్ చేసి బెదిరింపు రాజకీయాలు చేస్తే భయపడేవాడు ఎవరు లేడు. తెలంగాణ ప్రజలు ఎవరు నమ్మరు. ఈయన మాటలు నమ్మే పరిస్థితి తెలంగాణలో లేదు. రకమైనటువంటి బెదిరింపు రాజకీయాలు చేస్తే నేను ఆయన దయాదాక్షిణ్యాలతో ఇక్కడ పార్లమెంట్కి రాలేదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ దయాదాక్షిణ్యం రాదు. తెలంగాణ ప్రజలకు మాత్రమే జవాబుదారి తప్ప రేవంత్ రెడ్డి మాటలకు నేను జవాబుదారి కాదు. ముఖ్యంగా ఏదైనా ఒక్క విషయంలోనైనా సరే ఆయనకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఒక్క విషయంలోనే సరే నేనైనా ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్టుకు అడ్డుకున్నట్టు నిరూపించాల్సిందిగా నేను సవాల్ చేస్తూ ఉన్నాను రేవంత్ రెడ్డికి. దమ్ము లేనటువంటి ముఖ్యమంత్రి మాటలు చెప్పి చేతులు దులుపుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఏదైనా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒక ప్రాజెక్టు తీస్తే ఆయన ఆర్థిక వనరులు ఏ రకంగా సమకూర్చుకుంటాడో ఇంతవరకు లేదు. ఉదాహరణకు మెట్రో ప్రాజెక్టు సంబంధించి ఆయన ఏ రకంగా డబ్బులు తెచ్చుకుంటాడు, ఏ రకంగా ప్లాన్ చేస్తాడో ఇంతవరకు తెలియదు. మొన్న పంపిండి ఆయన ప్రాజెక్ట్ రిపోర్టు. అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్ని మినిస్ట్రీలకు సర్క్యులేట్ చేయాలి. సర్క్యులేట్ చేసిన తర్వాత ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంతో మాట్లాడాలి, క్యాబినెట్ సెక్రటరీతో మాట్లాడాలి. అది నేరుగా ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి క్యాబినెట్ మీట్లో అప్రూవ్ కాదు. సిస్టమ్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో. ఆయన ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏ మాత్రం అవగాహన లేకుండా దుందుడుకు విధానంతో అవగాహన రాహిత్యంతో ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతారు. ఏదైనా ఒక క్యాబినెట్ మీటింగ్కి వెళ్ళాలంటే ఏదైనా ప్రతిపాదనలు దానికి సంబంధించినటువంటి చర్చలు అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకొని క్యాబినెట్కి వెళ్తుంది. కాబట్టి ఇంతవరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఒక్క రూపాయి లేదు మెట్రోకి ఏ రకం ఖర్చు పెడతాడు, ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ లేదు. బదలాము కిషన్ రెడ్డి మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద వేస్తాడు. ఇంత దుందుడుకు విధానము అవగాహన రాహిత్యము ముఖ్యమంత్రిలో ఉంటే ఇది తెలంగాణ ప్రజల దురదృష్టకరము, తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క దురదృష్టకరము ఈ రకమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి రావడం. हल्के असेंबली याकुतपुरा के मजलिसी एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने जुमेरात को हल्के के 4 बल्दी डिवीजनों में 3,70,43,000 की लागत के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इन कामों में सड़कें, सीवरेज लाइन, बरसाती नाले और दीगर काम भी शामिल हैं। इस मौके पर याकुतपुरा मजलिसी इंचार्ज यासर अरफात, मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स के अलावा प्राइमरी यूनिट सुदूर व मुतमदीन और अराकीन मौजूद थे। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के 4 डिवीज़न में रोड्स, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेन और दीगर चीज़ों का इनाग्रेशन रखा गया है। दबिलपुरा, छावनी, कुरमागुड़ा, संतोष नगर। दबिलपुरे का जो पार्ट याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता उसका, छावनी का जो पार्ट याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका, और संतोष नगर और कुरमागुड़ा जो याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे का पूरा है। ये चारों इनाग्रेशन का लागत हो रही 3,70,43,000 रुपये की खास निगरानी में याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में तरक्याती कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी का इनाग्रेशन आज रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इनाग्रेशन के अंदर न सिर्फ बस्ती के लोग बल्कि जमात के पूरे जिम्मेदार मौजूद थे। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए जनाब यासर अरफात साहब का, जनाब साजिद सिराज साहब का और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटरों के साथ साथ तमाम सदर मुतमदीन, एक्टिव वर्कर और सोशल मीडिया के तमाम जिम्मेदार, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल में बम की इत्तला झूठी साबित हुई। बम से मुतालिक फ़ोन कॉल की इत्तला पर पुलिस ने फौरी डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के हमरा होटल पहुंचकर कार्रवाई की। होटल में मौजूद तमाम ग्राहकों को बाहर निकालकर मुकम्मल तलाशी के बाद पता चला कि ये फेक कॉल थी। इस तरह सभी ने राहत की सांस ली। पुलिस ने फ़ोन करने वाले की शनाख्त जहनी तौर पर गैर मुस्तहकम शख्स के तौर पर की और उसे तशखीश के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एरागड्डा मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने पहले भी मुतादिद मुकामात पर इसी तरह की झूठी कॉल्स की थी, जिनमें सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक होटल में हालिया कॉल भी शामिल है। उस वक्त हुक्काम ने उसकी काउंसलिंग की थी। गोपालपुरम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है।
सदाशिवपेट में वाक़े एमएस हाई स्कूल के 10वीं जमात के तलबा में इम्तिहान की तैयारी के लिए रोजनामा सियासत और आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से शाया किया गया अहम सवालात पर मुबनी तेलुगु सब्जेक्ट का किताबचा तकसीम किया गया। इसके अलावा लास्ट मिनट रिवीजन बुक भी तकसीम की गई। इस मौके पर स्कूल के ज़िम्मेदार सैयद मकसूद अहमद, मोहम्मद खुतबुद्दीन, मोहम्मद हाशिम व दीगर असातिज़ा मौजूद थे। We are a franchisee of MS Academy, and MS Academy is giving last minute preparation for the 10th class students, and also Abid Ali Foundation also is giving Telugu book for preparation. Thank you very much for all of them, and we request the students to use it very well and get the maximum possible marks. Thank you. माह रमज़ान की आमद के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी शहर हैदराबाद के सुल्तान शाही इलाके में मरहूम हारून खान के मकाम पर राशन किट्स तकसीम किए गए। तकरीबन 3000 मालियत पर मुश्तमिल राशन किट्स को बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत मुस्तहिक़ ख़ानदानों में तकसीम किया गया। इस मौके पर मरहूम हारून खान के फर्जंदान महरोज़ खान और नुमान खान ने अपने हाथों से ये किट्स तकसीम किए, जिस पर आवाम ने मरहूम हारून खान को याद करते हुए दुआएँ दी। मैं हारून खान के उनकी अमीर है जब से, उनकी दादी मार है जब से लेती हूँ करती हूँ बहुत दिनों से। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अच्छी करो, उनकी ख़बर में जन्नत नसीब करो, अल्लाह उनको ख़बर के अज़ाब से बचा दो। या अल्लाह इतना हमारा ख्याल करते, हमारे को इतना देते, अल्लाह उनको अच्छा रखो, उनके बच्चों को अच्छा रखो, उनको बच्चों को सेहत दो, उनकी माँ को सेहत दो, उनके औलाद को अच्छा रखो। या अल्लाह हमारा इतना ख्याल करते, घरे घर फिर के देते, अल्लाह उनको अच्छा रखो, उनको उनके हर चीज़ से उनको महफूज रखो। या अल्लाह मियाँ हमारे को चावल मिले चावल मिले, राशन थोड़ा सौदा मिला, हमारे को थोड़ा सौदा मिला, हर साल मिलता हर साल मिलता, हाँ हर साल मिलता, हमको कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होती, आते ही मिल जाता हमको। नहीं कुछ नहीं, आई खड़ी ले ली, देखो हाँ कोई चीज़ की तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं बात, हाँ वैसा सहूलत से मिल गया, हाँ सहूलत से मिल गया, थोड़ी देर में मिल गया बा मेरे को, वैसा कुछ देर उर भी नहीं हुई, हाँ सब चीज़ से मिल गया। मेरे को शुगर बीपी सारे है, मेरे को बीमारी है, मेरे को बहुत दिनों से मैं लेती हूँ, हाँ सब चीज़ से सब सुकून से मिल गया बा, कुछ भी वैसी परेशानी। मेरा मकान सुल्तान शाही। आदिलाबाद जिला हज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जिले सतह का पहला हज तरबियती कैंप सदर मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल की सदारत में सेंट्रल गार्डन में जुमेरात के रोज़ मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मौलाना सैयद मसर क़ासमी नक्शबंदी ने हज के फ़ज़ाइल व मसाइल, अरकान, फ़राइज़ व वाजिबात से मुतालिक तफसीली बयान किया, जबकि मोहम्मद अब्दुल हसीब ने नज़ामत की। इस हज तरबियती प्रोग्राम का शाहिद अहमद तवक्कल के शुक्रिया पर इख्तिताम हुआ। इस मौके पर हज सोसाइटी आदिलाबाद के ज़िम्मेदारान के अलावा मर्द व ख़वातीन आज़मीन हज ने शिरकत की। हज की इबादत है, हज की इबादत में अल्लाह ताला ने फ़राइज़ बहुत कम रखे हैं और वाजिबात उससे कुछ ज़्यादा हैं, और सुन्नतें और मुस्तहब्बात इनकी तादाद ज़्यादा है। और उसकी वजह यह है कि हज चूँकि बहुत मजमे के दरमियान और बहुत सारे लोगों के बीच में और क्राउड की मौजूदगी में आपको हज करना है, तो हज की इबादत आसान रहे, करने वालों को आसानियाँ रहें, इसलिए अल्लाह ने हज में फ़राइज़ ज़्यादा नहीं रखे हैं ताकि लोग आसानी से उन फ़राइज़ को अदा कर सकें। इसलिए हज पर जाने वाले तमाम आज़मीन को इसकी फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए कि हज का जो तरीक़ा है, हज के जो 5 दिन हैं, इन 5 दिनों में कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, और अल्लाह ने उसके औकात क्या बताए हैं कि फलां अमल है उसको कब से कब तक करना है, और उसमें सहूलतें क्या हैं, और अगर हम इस अंदाज से करेंगे तो हमें तकलीफ़ ज़्यादा होगी, और उसी को थोड़ा सा वक्त बदल कर करेंगे तो फिर आसानी के साथ हम कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग कैंप है और हज कमेटी की तरफ से जो सख्ती के साथ हाजियों को ये तालीम और हिदायत दी जाती है कि आप कम अज़ कम 3 तरबियती कैंप ज़रूर अटेंड करें, उसकी वजह यह है कि जब हम इन तरबियती कैंप्स में अटेंड होते हैं तो हमें वो बातें
जो वहाँ की सहूलत से जिसका ताल्लुक़ है और वहाँ की बहुत सारी परेशानियों से हम बच सकते हैं, तो वो अमली चीज़ें, वो प्रैक्टिकली चीज़ें हमें इन तरबियत कैंप्स में हमारे इल्म में आती हैं। इसलिए हज पर जाने वालों को जहाँ एक तरफ अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने मोहब्बत के अल्लाह से अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए, जहाँ अपने रुख को, अपने जज्बे को, अपनी नीयत को, अपने सारे गोया ख़यालात को मरकूज़ करना है अल्लाह की तरफ, वहीं आगे पीछे ऐसी इंतज़ामी चीज़ें रहती हैं कि हमारी तवज्जो हटती भी रहती है, बढ़ती भी है। कभी हमें बस में बैठना है, कभी टैक्सी में बैठना है, कभी हमें जमरात पर जाने के लिए चलना है, कभी भूख लग रही है, खाना खाना है और होटल मालूम हुआ कि काफ़ी फासले पर है, तो एक तरफ हमें अपनी ज़रूरतों के लिए कोशिशें भी करना। वरंगल के अलवी नगर में मस्जिद तकवा शरीफा और मकतब व मदरसा दारुल अरकाम का इफ्तिताह अमल में आया। इस तकरीब में चेयरमैन मरकज़ इमाम बुखारी मुंबई डॉक्टर अब्दुल रहमान मदनी और बेंगलुरु से शेख अब्दुल हसीब मदनी ने मेहमान खुसूस की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने दीनी तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर मजहबी और समाजी शख्सियात के अलावा दीगर मौजूद थे। आज की जो मुलाकात है, ये जो मजलिस है, इस मजलिस में मुझे बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करनी है, इसलिए कि मेरे बाद फजीलत शेख डॉक्टर उबैदुर रहमान हफिज़हुल्लाह भी आपके सामने गुफ्तगू फरमाएंगे और नमाज ज़ोहर भी फिर हम अदा करेंगे। मैं मुख्तसर दो तीन बड़ी बातें आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली बात ये रखूँ कि मसले के तौर पर जान लें और ख्याल रखें इसका कि मस्जिद का जो इफ्तिताह होता है वो अजान और नमाज से होता है, और अब भी जो हो रहा है ये मस्जिद का इफ्तिताह नहीं, इंशाअल्लाह नमाज जब होगी, अजान होगी, उससे इंशाअल्लाह मस्जिद का इफ्तिताह होगा, आगाज होगा। मस्जिदों के इफ्तिताह के लिए लोग अगर ये समझें कि प्रोग्राम मुनक़िद करके एहतमाम के साथ वो जिसे कहते हैं फीता काट कर इफ्तिताह करने वाला कोई अंदाज, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, आप हजरात को बुलाया गया है ताकि आप सब इस मस्जिद से मुतारफ हो जाएं, और आज नमाज ज़ोहर से इंशाअल्लाह यहाँ बाकायदा मस्जिद का इबादत का आगाज़ होगा, 5 वक्त नमाजों का आगाज़ होगा, तो मस्जिद का इफ्तिताह उसी से होगा। तो ये फ़र्क हमेशा मलहूज़ रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में चलकर लोग ये कहें कि इफ्तिताह का मसला ये दीन में कहाँ है, ये भी तो बिदअत है, इसका भी आप लोगों ने इजाफा कर लिया, कुरान और सुन्नत में इसका सबूत कहाँ है। तो बात वाज़ेह रहे कि इफ्तिताह इबादत ही से है, इबादत ही मस्जिद की असल ज़ीनत है, उसी से आगाज़ हो। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। दोनों तेलुगु रियासतों में MLC पोलिंग का पुरअमन इनेकाद, 3 मार्च को होगा नताइज का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने HCL टेक के नए कैंपस का हैदराबाद में किया इफ्तिताह, कहा तेलंगाना राइजिंग को कोई नहीं रोक सकता। इमार प्रॉपर्टीज के नुमाइंदों ने की सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात, ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट से मुताल्लिक तनाज़ात को हल करने सीएम से की नुमाइंदगी। यकूम मार्च को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की 67वीं यौम तासीस दारुसलाम वाक़े आगापुरा में मुनक़्क़िद किया जाएगा अज़ीमुश्शान जलसा। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के थ्योरी इम्तिहानात का 5 से 25 मार्च तक इनेकाद, फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात का 5 मार्च और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात का होगा 6 मार्च से आगाज़। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।